हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने पार्षद सीमा नियम के विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है, जिसमें हमने नाम वाक्य या नाम में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन या स्थान खंड में परिवर्तन की जो भी तरीके थे, प्रक्रिया थी, अलग अलग परिस्थितियों में उनका जिक्र किया था। इस वीडियो में हम उद्देश्यों या उद्देश्य खंड में परिवर्तन का जिक्र करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो मेन पार्षद सीमा नियम का मुख्य हिस्सा होता है, खंड होता है, वो उद्देश्य खंड ही माना जाता है। और उस उद्देश्य खंड में जो परिवर्तन किया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, प्रविधि रहती है, उसको आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। उद्देश्यों या उद्देश्य खंड में परिवर्तन के लिए हम देखते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 में क्या प्रावधान किए गए हैं। कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों को अपने सीमा नियम के उद्देश्य खंड अर्थात उद्देश्यों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है, एम्पावर करता है उद्देश्यों में परिवर्तन की, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है। उद्देश्यों में परिवर्तन करने संबंधी प्रावधानों को दो वर्गों में विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, जब कंपनी प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग करने से पूर्व उद्देश्यों में परिवर्तन करती है, और दूसरा, जब कंपनी अन्य किसी भी दशा में परिवर्तन करती है। तो ये जो दो स्थितियां हो सकती हैं, हम सभी जानते हैं कि कंपनी प्रविवरण जब जारी करती है तो उसके बाद जनता से अंशों और ऋण पत्रों के रूप में धनराशि प्राप्त करती है। तो पहला जो हिस्सा है वो कंपनी प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग करने से पूर्व उद्देश्यों में परिवर्तन का है, और दूसरा किसी अन्य दशा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहले हिस्से की बात करें, जब प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग से पूर्व उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाए। कभी कभी कोई कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जनता से प्राप्त धनराशि के उपयोग करने से पूर्व ही अपने सीमा नियम के उद्देश्य खंड में परिवर्तन करना चाहती है। तो ऐसी दशा में कंपनी को उद्देश्य खंड में परिवर्तन के लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसका सबसे पहला स्टेप है वो है डाक मतपत्र से विशेष संकल्प। ऐसी कंपनी को सर्वप्रथम डाक मतपत्रों के माध्यम से उद्देश्यों के परिवर्तन हेतु एक विशेष संकल्प पारित करना होता है। उद्देश्यों के परिवर्तन के लिए संकल्प की जो डाक मतपत्र सूचना में बहुत सारी बातों का उल्लेख करना होता है, जिसमें पहली है कुल प्राप्त धनराशि, दूसरा प्रविवरण में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई कुल राशि, तीसरा प्रविवरण के माध्यम से प्राप्त धनराशि में से अनयूटिलाइज्ड मनी कितनी है, ये भी उसमें लिखना होता है, उल्लेख करना होता है। तीसरा जो चौथा है वो उद्देश्यों में प्रस्तावित परिवर्तन का विवरण। पांचवा, उद्देश्यों में परिवर्तन का न्यायोचित आधार। इसके अलावा नए उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित धनराशि। इसके अलावा प्रस्तावित परिवर्तन का कंपनी की आय तथा कंपनी के नकद प्रवाह पर अनुमानित प्रभाव। और आठवां जो है, प्रस्तावित संकल्प पर सदस्यों द्वारा सूचना आधारित निर्णय करने के लिए अन्य संबंधित सूचनाएं। और इसके अलावा वह स्थान जहां कोई भी रुचि रखने वाला व्यक्ति पारित किए जाने वाले संकल्प की सूचना की प्रति प्राप्त कर सकता है। तो इन सारी बातों का उल्लेख डाक मतपत्र से जो विशेष संकल्प पारित किया जाता है उसके साथ साथ किया जाना आवश्यक होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप है संकल्प के विवरण का प्रकाशन। कंपनी डाक मतपत्र से विशेष संकल्प के पश्चात विशेष संकल्प के विवरण एवं औचित्य का एक विज्ञापन प्रकाशित करती है। इस विज्ञापन का प्रकाशन एवं सदस्यों को डाक मतपत्र भेजने की कार्यवाही एक साथ ही की जाती है। समाचार पत्र में दिए जाने वाले विज्ञापन में उद्देश्यों के परिवर्तन हेतु पारित किए जाने वाले संकल्प का विवरण भी दिया जाएगा।
तीसरा स्टेप जो है वो है असहमत अंशधारियों को प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर देना। जो अंशधारी असहमत होते हैं, सहमत नहीं होते उद्देश्यों में परिवर्तन से, उनको उनके शेयर्स में से निकलने का अवसर देना। कभी कभी कंपनी के कुछ सदस्य उद्देश्यों के परिवर्तन के संकल्प का विरोध करते हैं और उससे अपनी असहमति प्रकट कर देते हैं। ऐसे में कंपनी के प्रवर्तकों तथा कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले अंशधारियों का यह दायित्व होता है कि वे असहमति प्रकट करने वाले अंशधारियों को उनके द्वारा निवेशित प्रतिभूतियों से, शेयर्स आदि से बाहर निकलने का एक अवसर अवश्य देंगे। यह अवसर सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप दिया जाएगा। तो ये बात तो ऊपर हुई जो प्रविवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग से पूर्व उद्देश्यों में परिवर्तन। इसके अलावा अन्य किसी दशा में जब परिवर्तन की बात आती है, तो यदि कंपनी किसी अन्य दशा में अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करती है तो उसके लिए उसको एक विशेष संकल्प पारित करना पड़ता है। यह संकल्प कंपनी की सभा में या डाक मत पत्र के माध्यम से भी पारित किया जा सकता है। उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए कुछ अन्य सामान्य प्रावधान भी हैं। कंपनी अधिनियम कुछ सामान्य प्रावधानों का भी जिक्र करता है जो सभी दशाओं में उद्देश्यों में परिवर्तन करने पर लागू होते हैं, जिनका हम जिक्र करें तो सबसे पहली बात है संबंधित नियामक संस्थाओं से अनुमोदन कराना। कभी कभी कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने का इरादा रखती है जिनके लिए संबंधित नियामक संस्थाएं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो कंट्रोल रखती हैं कंपनी के ऊपर, जैसे रिजर्व बैंक हुई या सेबी हुई, इन सब से भी अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। ऐसी दशा में कंपनी को ऐसा परिवर्तन करना पड़ता है जिसके लिए उनको नियामक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना ही होगा। ये परंतु 29 मई 2015 को नियम INC 12 में जोड़ा गया है, तो नियामक संस्थाओं से अनुमोदन कराना होगा। अन्य सामान्य प्रावधानों में दूसरी जो प्रमुख बात आती है वो रजिस्ट्रार को प्रलेख फाइल कराने की है। उद्देश्यों में परिवर्तन की दशा में कंपनी को बहुत सारे प्रलेख कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल कराने पड़ते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं, पहला, कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि। दूसरा, समाचार पत्रों में प्रकाशित विशेष संकल्प अथवा डाक मत पत्र सूचना का विवरण। तीसरा जो है, इस बात को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र कि उद्देश्यों के परिवर्तन के विशेष संकल्प से असहमत अंशधारियों को उनके द्वारा निवेशित प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर दे दिया गया है। और चौथा, संबंधित नियामक संस्थाओं से प्राप्त किए गए अनुमोदन की प्रति यदि कंपनी ने उद्देश्यों में ऐसा परिवर्तन किया हो जिनके लिए उन नियामक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो। और ऐसा करना 29 मई 2015 को जो उपबंध जोड़ा गया है नियम INC 12 में, उसके अनुसार ऐसा करना आवश्यक होता है। तो ये सारे प्रलेख रजिस्ट्रार के पास फाइल कराने होते हैं। अन्य सामान्य जो प्रावधान हैं उसके हिसाब से जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, सीमा नियम में परिवर्तन का पंजीयन और प्रमाणन। सारे जो प्रलेख फाइल करने के बाद रजिस्ट्रार सीमा नियम के उद्देश्य खंड में परिवर्तन का पंजीयन कर देगा और उसके बाद रजिस्ट्रार विशेष संकल्प के फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उद्देश्य खंड में पंजीयन का प्रमाण पत्र भी जारी कर देता है। तो पंजीयन और प्रमाणन दोनों आवश्यक हैं। और इस प्रकार से जब पंजीयन और प्रमाणन हो जाएगा तो परिवर्तन का प्रभाव जो है तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार उनके द्वारा पंजीयन नहीं कर लेता। तो उद्देश्य खंड में किए गए परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं माने जाते जब तक उनका पंजीयन नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो सामान्य प्रावधान और अन्य व्यवस्थाएं हैं वो उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक हैं। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन की जो व्यवस्था है उसकी चर्चा के बाद
हम जो दूसरा इसके अलावा जो बात आती है दायित्व या दायित्व खंड में परिवर्तन की। जब किसी भी कंपनी के सदस्यों के दायित्व में परिवर्तन करना हो, परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है कि उनका दायित्व कम किया जाए या बढ़ाया जाए। ये तभी किया जा सकता है जबकि किसी एक वर्ग की कंपनी को किसी अन्य वर्ग की कंपनी में परिवर्तित किया जाए। इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी भी एक वर्ग की कंपनी को किसी अन्य वर्ग की कंपनी में परिवर्तित करने के लिए उसके सीमा नियम तथा अंतर नियमों में परिवर्तन करना पड़ता है। यदि कोई एक विशेष वर्ग की कंपनी अपने आप को किसी अन्य वर्ग की कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है तो उसे एक विशेष संकल्प पारित कर रजिस्ट्रार को आवेदन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी जो किसी कंपनी के पंजीयन के लिए की जाती हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार कंपनी के पुनः पंजीयन के लिए फाइल किए गए सभी प्रलेखों का पंजीयन करेगा और ठीक उसी प्रकार समामेलन का प्रमाण पत्र जारी करेगा जैसे कि कंपनी के पहली बार जब पंजीयन होता है उस समय जारी किया जाता है, उसी प्रकार से एक समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। धारा 18 के अधीन कंपनी के पंजीयन अर्थात पुनः पंजीयन से उसके परिवर्तन से पूर्व के दायित्वों अथवा ऋणों या किए हुए अनुबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके सभी ऋणों, दायित्वों और अनुबंधों को ठीक उसी प्रकार प्रवर्तित करवाया जा सकेगा जैसे कि कंपनी का पुनः पंजीयन हुआ हो। नाम वाक्य या नाम में परिवर्तन, स्थान वाक्य या कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन, उद्देश्य या उद्देश्यों में परिवर्तन के बाद उसके बाद हमने दायित्व वाक्य में परिवर्तन का तरीका देखा। अब लास्ट बात आती है पूंजी या पूंजी खंड में परिवर्तन की। यदि कंपनी के अंतर्नियम अधिकार देते हैं तो अंशों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम के पूंजी खंड में परिवर्तन कर सकती है। पूंजी में वैसे भी परिवर्तन संभव होता है लेकिन वो अंतर्नियमों के द्वारा ही हो सकता है। तो ऐसे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी में कमी कर सकती है, वृद्धि कर सकती है, अंश पूंजी का पुनर्गठन कर सकती है। कभी कभी ऐसे परिवर्तन के कारण अंशों का स्कंद में या स्कंद का अंशों में परिवर्तन हो जाता है। तो इन सभी के बारे में अंतर्नियमों में व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं अंतर्नियमों के द्वारा की जाती हैं। तो अगर अंतर्नियमों में व्यवस्था है तो कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियमों के आधार पर, अंतर्नियमों में दिए गए अधिकार के आधार पर पूंजी की जो पुनर्गठन व्यवस्था है, पूंजी की स्थिति है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है, चेंजेस हैं, पहले किसी ज़माने में सीमा नियम को अपरिवर्तनीय, सामान्यतः अपरिवर्तनीय प्रलेख माना जाता था, लेकिन कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसकी सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप हम नाम में, स्थान में, पते में, उद्देश्यों में, दायित्व में, पूंजी में और इन सभी में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमें कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना होगा। सारे परिवर्तन, उसमें जो व्यवस्था दी गई है, जो प्रक्रिया बताई गई है, उसी प्रक्रिया को पालन करके ही हम कोई भी परिवर्तन लागू कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो परिवर्तन माना जाता है वो कंपनी के उद्देश्यों में माना जाता है। अक्सर परीक्षा में जो पूछा जाता है, उद्देश्य वाक्य का महत्व पूछा जाता है और उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन का तरीका मुख्य रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। और कभी कभी ये जो पार्षद सीमा नियम की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो होती है वो इसी वजह से होती है कि कंपनी का उद्देश्य जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो उद्देश्य वाक्य का महत्व क्या है और उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है या उसका किस प्रकार से किया जा सकता है, ये अक्सर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पार्षद सीमा नियम का जो पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं उद्देश्य वाक्य हो जाता है। अगले वीडियो में हम अधिकारों के बाहर के सिद्धांत की चर्चा करेंगे।